बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मंदिर की सीढ़ियां बिल्कुल ही सुनसान पड़ी हुई थी। यूं लगता था जैसे सालों से इस मंदिर की तरफ किसी ने रुख नहीं किया है। मैं जब भी यहाँ आती तो ये मुझे सुनसान पड़ा हुआ ही मिलता था। रात चलने वाली आंधी की वजह से जगह जगह मिट्टी फैली हुई थी। सूखे पत्ते मंदिर की सीढ़ियों पर बिखरे थे। ऐसे में मैं एक सीढ़ी पर बैठी चुपचाप अपने माजी के बारे में सोच रही थी। जब मैं यहाँ पर अपने वालिदैन के साथ आती थी वो वक्त भी कितना खूबसूरत था ना। और फिर एक भयानक हादसे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। वो सब जो मुझे बहुत ही अजीज था। काश वो मेरी जिंदगी में कभी ना आया होता तो आज हम सब मिलकर एक साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते और इतनी मुसीबतों का सामना हमें हरगिज ना करना पड़ता। मैं मंदिर की सीढ़ियों से उठी और चलते चलते ऊपर की तरफ आ गई। मैंने स्याह रंग की साड़ी जेब तन कर रखी थी जिसका पल्लू जमीन को छू रहा था। मैं आसपास की हर चीज को भुलाए चुपचाप आगे बढ़ती जा रही थी। सामने ही बड़ी सी मूर्ति लगी थी। मैं उसके सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान मुझे जिंदगी में एक मौका दोबारा दो। मैं अपनी सारी मुसीबतों और परेशानियों का बदला लेना चाहती हूँ। वो तमाम जुल्म जो उसने मुझ पर किए और मेरे खानदान को बखेर दिया, उन तमाम मजालिम का बदला मैं इससे लेना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। मैं हाथ जोड़े मुसलसल इल्तिजा कर रही थी। अक्सर सोचा करती थी कि ये मूर्तियाँ जिन्हें हम खुद अपने हाथों से ही तराशते हैं, क्या वाकई में हमारी इल्तिजाएं सुन पाती हैं? मैंने निगाह उठाकर अपने सामने रखी मूर्ति को देखा। उसके गले में भारी सोने के जेवरात थे और जगह जगह मन्नत के धागे बांधे हुए थे। सदियों पुराना ये मंदिर बिल्कुल खामोश पड़ा था। कोई उसकी तरफ रुख भी नहीं किया करता था। मैं उठकर खड़ी हुई और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। घर क्या था, एक मकान था जहाँ सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था। चलते चलते मेरी स्याह साड़ी का पल्लू झाड़ियों में अटका और पूरे का पूरा फट गया। मैं हाथ में उस पल्लू को थामे चुपचाप देखे जा रही थी। मैं जो कभी हल्की सी खराश लगने पर ही चिल्लाने लगती थी और रोने लगती थी, अब बिल्कुल खामोश थी। कितना अरसा हो गया था मैंने किसी और रंग की साड़ी पहनी ही नहीं थी। अहमदाबाद का ये इलाका अब मेरे लिए एक कब्र जैसा हो गया था जहाँ मैंने अपने बहुत से प्यारों को दफना दिया था। ये मुझे बिल्कुल खामोश कब्रिस्तान लगता था। हालांकि यहाँ तो हर वक्त रौनक ही रौनक लगी रहती, लेकिन सिर्फ दूसरे के लिए। मेरे लिए तो ये एक सुनसान कब्रिस्तान था जहाँ सिर्फ खामोशी छाई थी और तकलीफ दे खामोशी मुझे हर लम्हे अंदर से चीरती रहती थी। मैं जब भी चौक वाले बाजार से गुजरती थी लोग मुझे अजीब नजरों से घूरते और मुझे देखकर आपस में सरगोशियां करने लग जाते थे। बाजार में मुस्लिम और हिंदू और सिख हर एक ने अपनी अपनी दुकानें बना रखी थीं और इंसान चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, तजस्सुस और दूसरों के बारे में बातचीत करना उसकी गोया फितरत का हिस्सा है। सब मुझे देखते और तरह तरह की बातें किया करते। वो सब दोबारा से दोहराते जो कुछ मेरे साथ बीत चुका था, लेकिन मैं लोगों को नजरअंदाज करके चुपचाप अपने घर की तरफ पलटती। आज भी जब मैं उस बाजार में पहुंची तो जानती थी कि लोग मुझे देखकर सरगोशियां करना शुरू कर देंगे, और यही हुआ। लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। कुछ तो जानबूझकर ऊंची आवाज में बोलते थे ताकि उनकी बातें मेरे कानों से टकराएं और मुझे तकलीफ दें। न जाने ये सब करके उन्हें इतना मजा क्यों आता था। मैं अपने मकान पर आई और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। उस मकान पर मुझे ताला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरे घर में जो कुछ कीमती था वो सब लुट चुका था। अब ताला लगाकर लुटेरों को अंदर आने से रोकने का क्या फायदा। ये छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ था। ये छोटी सी खोली थी जिसमें सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ था। कभी आसपास की सारी खोलियां मेरी हुआ करती थीं, लेकिन अब सिर्फ एक यही मेरे हिस्से में बची थी। मैं खामोशी से घर के एक कोने में बैठकर घुटनों में सर रखकर फूट फूट कर रोती, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले मेरी जिंदगी में वो दिन आया था और उसके आते ही मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा नाम रूपा देवी है। मैं अपने माँ बाप की सबसे छोटी और इकलौती बेटी हूँ। मुझसे बड़े 4 भाई थे। मैं एक बहुत ही खुशहाल और खाते पीते घराने में पैदा हुई थी। मेरे अब्बा एक बहुत बड़े सरकारी कर्मचारी थे।
अहमदाबाद में उनका बहुत बड़ा नाम था। सरकार में होते हुए उन्होंने खूब पैसा कमाया और बड़ी सी खोली बना ली जहां लोगों को घर किराए पर देते हैं। हमारी और भी बहुत सी जमीनें और जायदाद थी जिनसे खूब पैसा आता। घर में पैसे की रेलबेल थी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। 4 भाइयों की इकलौती बहन होने की वजह से मैं सबकी बेहद लाडली थी। हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे। मेरे ढेर सारे चाचा चाची और ताया वगैरह थे, क्योंकि अब्बा के बहुत से दूर पार के कजन भी हमारे साथ ही रहा करते थे, जिस वजह से काफी रिश्तेदार थे। आधी से ज्यादा खोली में तो हमारे ही रिश्तेदार रहते थे, जिन्हें अब्बा ने किराए पर ये खोलियां दी थीं। खोलियां दरअसल छोटे छोटे फ्लैट नुमा घर होते हैं और हमारे इलाके में बहुत ज्यादा बनी हुई थी। मैं शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। आज तक मैंने जिस भी चीज की ख्वाहिश की, अम्मा अब्बा ने बिना एक लम्हे की देरी के मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। मैं हद से ज्यादा लाडली थी, लेकिन बिगड़ी हुई नहीं थी। और कहते हैं ना कि जो लाडले होते हैं, जमाना उन्हें सबसे ज्यादा ख्वार करता है, उन पर सबसे ज्यादा दुख दर्दाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। खोली में मौजूद बहुत सी कजन से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, हालांकि उनके वालिदैन से मेरे वालिदैन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब्बा ने सिर्फ और सिर्फ किराए के लिए उन्हें रखा हुआ था, ताकि अब्बा के पास अच्छा किराया आता रहे। मेरी अम्मा की आए रोज किसी न किसी से लड़ाई चलती रहती। खैर, ये सब तो मामूल की बात है और हर जगह ऐसा चलता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, आपस में एक दूसरे से मजबूत दोस्ती बनाए रखते हैं। मेरी भी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम लोग खेलने के लिए अक्सर दूर मैदान में चले जाते थे। ये मैदान मंदिर के बिल्कुल पास था। ये सदियों पुराना मंदिर मुझे बहुत पसंद था। हर कुछ दिन बाद मैं अम्मा अब्बा के साथ उस मंदिर में आया करती थी। उस मंदिर के सबसे बड़े ट्रस्टी मेरे अब्बा थे। वो खूब सारा पैसा उस मंदिर को दान करते थे और लोगों के सामने ये जाहिर करते कि वो पैसा अच्छे कामों में लगाते हैं। हालांकि पीछे पीछे वो क्या करते थे, उन सब चीजों से तमाम लोग वाकिफ थे, लेकिन उनकी ताकत की वजह से कुछ बोल नहीं पाते थे। वक्त गुजरता गया और मैं इसी मंदिर के करीबी मैदान में खेल कूद कर बड़ी होती गई। वहाँ एक खाली छोटा सा मकान बना हुआ था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी वहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा था। बचपन से देखती थी कि वो मकान खाली रहता है। अम्मा अब्बा से अक्सर पूछती कि वो किसका मकान है, तो अम्मा अब्बा कहते कि हम नहीं जानते, ये बहुत पुराना मकान है, लेकिन यहाँ कभी कोई रहने के लिए नहीं आया, शायद उसे तोड़वा दिया जाए। बहरहाल मैं खेलते खेलते कभी कभी उस खाली मकान में दाखिल हो जाया करती थी। जब भी मैं अंदर दाखिल होती तो पूरे घर में रोशनी जल रही होती थी। मैं हैरान होती कि जब यहाँ पर कोई रहता नहीं है तो इसमें रोशनी कैसे जल रही है। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि जहाँ सालों से कोई रहने के लिए नहीं आया, वहाँ इतनी ज्यादा रोशनी हो। कभी कभी तो मुझे वहाँ किसी की बातें करने की आवाजें भी सुनाई देती और मैं बहुत ही शौक से बिना किसी खौफ के वहाँ बैठी रहती और घंटों बैठकर अपनी गुड़िया से खेला करती। एक दिन मैं वहाँ बैठी अपनी गुड़िया से खेल रही थी तो अचानक से उस प्लास्टिक की गुड़िया का बाजू मुझसे टूट गया। उसे टूटे देखकर मैं जोर जोर से रोने लग गई। उस खाली मकान में मेरे रोने की आवाज बहुत तेजी से गूंज रही थी। बाहर शाम का वक्त हो चुका था और सूरज डूबने के करीब था। ऐसे वक्त में अम्मा हमसे किसी बच्चे को बाहर नहीं रहने दिया करती थी। ना मेरे भाइयों को और ना ही बाकी कजन्स में से कोई बाहर रुकता था, क्योंकि अमूमन उस इलाके में रात के वक्त डाकू वगैरह घूमते थे और बच्चों के अगवा के मुकदमात में आजकल बढ़ते चले जा रहे थे। ऐसे में मैं उस मकान में बैठी अपनी गुड़िया के टूटे बाजू को हाथ में पकड़े रो रही थी। अभी मुझे रोते थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे अपने पास किसी की आहट सुनाई थी। यूं लग रहा था जैसे मेरे पास कोई मौजूद है। इधर उधर देखा तो मेरे बिल्कुल पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा था। उसे देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि यहाँ पर तो जब मैं आई थी तो यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। तो आखिर ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? मेरे दिमाग में कई तरह के सवालात घूम रहे थे, जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने उस बच्चे से कहा, तुम कौन हो और यहाँ कब आए? तो वो कहने लगा, मैं यहीं रहता हूँ, रोज तुम्हें खेलते हुए देखता हूँ। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने चुपचाप वो टूटी गुड़िया उसके सामने कर दी और कहा कि मेरी गुड़िया का बाजू टूट गया है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बस मैं इसीलिए रो रही हूँ। उसने मुझसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा,
ये गुड़िया मैं तुम्हें जोड़ कर दे देता हूँ, परेशान मत हो। मैंने उससे कहा, क्या तुम वाकई में ये गुड़िया जोड़ कर दे दोगे? वो कहने लगा, हाँ बिल्कुल, मैं ये गुड़िया जोड़ कर तुम्हें दे दूंगा, तुम कल आकर मुझसे ये गुड़िया ले लेना। उसकी बात सुनकर मैं खुशी खुशी घर से बाहर निकल गई। घर गई तो अम्मा ने कहा कि इतनी देर तुम कहाँ थी? बहुत देर हो चुकी है, तुम घर नहीं आई थी। कितनी बार मना किया है, अकेले घर से ज्यादा देर तक बाहर मत रुका करो। आजकल हालात भी ठीक नहीं, रोज यहाँ दंगे फसादात होते हैं, लेकिन तुम हो कि तुम्हें बाहर रहने की पड़ी रहती है। अम्मा की डांट सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं जानती थी कि मैंने गलती की है, इसलिए कुछ कह नहीं पाई। मैंने अम्मा को इस बारे में कभी नहीं बताया था कि मैं खेलते खेलते खाली मकान में चली जाती हूँ। मैं जानती थी कि अगर ये बात पता चल जाती तो वो मुझे दोबारा कभी भी बाहर ना जाने देती। फिर मैं उस मकान में कैसे जा पाती? हालांकि मुझे वहां जाकर बहुत ही मजा आता था। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। मुझे इंतजार था कि कब सुबह होगी और कब मैं इस मकान में जाकर इस बच्चे से अपनी गुड़िया लूंगी। मुझे यकीन था कि वो गुड़िया सही करके मुझे दे देगा। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, मैं फौरन से उस मकान में चली गई। उन दिनों चूंकि हमारी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए स्कूल तो जाना नहीं होता था। मैं सुबह सवेरे ही अपने घर से खेलने के लिए निकल जाती। अगर अम्मा मुझे मना करती तो मैं रोते हुए अब्बा के पास चली जाती। अब्बा हमेशा से मुझसे बहुत ज्यादा लाड किया करते थे, इसलिए अम्मा को फौरन कहते कि इसे मत रोका करो, यही दिन है इसके खेलने के, बड़ी हो जाएगी तो हम इसकी शादी कर देंगे, अभी इसको अपनी ख्वाहिशें पूरी करने दो। यूं अब्बा की तरफ से मुझे इजाजत मिल जाती थी। मैं भागी भागी उस मकान पर आई और वहां जाकर बैठ गई। मैं इंतजार कर रही थी कि कब वो बच्चा आएगा और मुझे गुड़िया देगा। काफी देर गुजर गई, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। और फिर जब मैंने जाने का इरादा किया तो उसी वक्त वो आ गया। उसने मुझे आवाज दी। हमेशा की तरह वो मेरे पीछे ही खड़ा था। मैंने मुड़कर उसे देखा और फिर मेरी निगाह उसके हाथ में थामी हुई गुड़िया पर पड़ी तो मैं खुशी से उछल पड़ी। मैंने उससे कहा कि तुमने मेरी गुड़िया ठीक कर दी। तो उसने नफी में सर हिलाया और कहा कि नहीं, तुम्हारी गुड़िया ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया और ये गुड़िया तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी गुड़िया जैसी है। वाकई में वो गुड़िया मेरी पुरानी गुड़िया जैसी थी। मैंने फौरन से उससे ली और कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे मेरी गुड़िया लौटा दी है। मुझे तो लग रहा था कि मैं गुड़िया को अब दोबारा कभी भी सही नहीं देख पाऊंगी। तुम इस गुड़िया को अपने पास रखना हमेशा मेरी निशानी समझकर। ये कहकर मैं वहां से निकल गई। फिर मैं हर कुछ दिन बाद वहां खेलने के लिए चली जाया करती थी और उस बच्चे के साथ घंटों बैठकर खेला करती थी। अम्मा अक्सर पूछती थीं कि तुम अपने कजिन्स वगैरह के साथ क्यों नहीं खेलती, कहाँ गायब रहती हो, क्योंकि बच्चे जाकर घर पर बता देते थे कि ये हमारे साथ नहीं खेलती है। इसलिए अम्मा ने मुझसे पूछा। मैंने कहा कि मैं खाली मकान में एक बच्चे के साथ खेलने जाती हूँ। ये सुनकर अम्मा डर गईं और कहने लगीं कि उस मकान में तो कोई भी नहीं रहता, तुम वहाँ क्यों जाती हो? आज के बाद तुम उस मकान में नहीं जाओगी। अम्मा के कहने पर मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया, लेकिन यूं लगता था जैसे वो बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा। खैर, थोड़ी बड़ी हुई तो अम्मा ने मेरा बाहर जाना बंद कर दिया और कहा कि अब तुम बाहर नहीं जाओगी, अब तुम बड़ी हो गई हो, घर पर रहना सीखो। कॉलेज वगैरह से फारिग हो गई तो अम्मा ने कहा कि आगे पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारे रिश्ते ढूंढेंगे और तुम्हारी शादी कर देंगे। अम्मा अब रिश्ते करवाने वाली को बुलवाया और बहुत सारे रिश्ते देखे। उनमें से अम्मा अब्बा को एक रिश्ता पसंद आया। वो अभी हमारे बराबर के लोग थे और बहुत ही अमीर थे। लड़के का नाम कुमार था। अम्मा अब्बा ने उनसे मुलाकात वगैरह की और दोनों तरफ से बातचीत होना शुरू हुई और यूं रिश्ता तय हो गया। कुमार बहुत ही अच्छा लड़का था। वो मुझसे अक्सर मिलने भी आता और फ़ोन पर भी बातचीत किया करता था। एक दिन कुमार ने मुझसे कहा कि वो मेरा बेहद ख्याल रखेगा और हमेशा मुझे हद से ज़्यादा खुश रखेगा। मैं उस वक्त सिर्फ 16-17 साल की थी। हमारे ख़ानदान में वैसे भी जल्दी शादी करने का रिवाज था और अम्मा चाहती थीं कि 18 साल से पहले मेरी शादी हो जाए। इससे ज़्यादा कंवारी लड़कियों को घर पर रखना मायूब समझा जाता था। हमारी ज़ात में काफ़ी अजीब व गरीब रस्म व रवाज थे जिनकी पाबंदी करना हम सब पर लाजिम था। जाहिर सी बात है, मैं भी उसी ख़ानदान और ज़ात से ताल्लुक़ रखती थी, तो मुझ पर भी उन तमाम चीज़ों की पाबंदी करना लाजिम था। मुझे वैसे किसी चीज़ पर ज़्यादा एतराज़ भी नहीं था। अम्मा अब्बा ने कुमार को मेरे लिए चुना था तो कुछ देख कर ही चुना होगा।
वो हमारे जैसे ही अमीर लोग थे और खूब पैसे वाले थे, हमारी ही जात के थे और अम्मा अब्बा को क्या चाहिए था। खानदान में दोनों की नाक ऊंची हो गई। मैं उस वक्त इस उम्र में जी रही थी जिसमें लड़कियां अपनी आंखों में हम सफर को लेकर बहुत से ख्वाब सजाती हैं। फिल्में ड्रामे देख देख कर मैंने भी बहुत से ख्वाब सजा रखे थे और जब कुमार को पहली बार देखा तो यूं लगा जैसे मेरे सारे ख्वाब सच होने वाले हैं। वो हमेशा मुझसे बहुत ही अच्छे अंदाज में बात करता था, जरा जरा सी चीज का ख्याल रखता, कभी कभी गुस्सा भी होता, लेकिन मुझे उसका वो गुस्सा बिल्कुल वैसा ही लगता जैसे फिल्मों में दिखाए जाने वाले हीरो का गुस्सा होता है। बहरहाल अम्मा अब्बा ने एक बहुत ही शानदार तकरीब का इनेकाद किया और कहा कि इस तकरीब में तुम्हारी मंगनी की जाएगी। खानदान के बहुत से लोग इन सब चीजों से जल भी रहे थे और कह रहे थे कि ये लोग तो बस हर वक्त अपना पैसा दिखाते रहते हैं। मैं जानती थी कि मेरे अब्बा ये सब करना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तो फितरी तौर पर ऐसी नहीं थी। मैं गरीब अमीर में किसी तरह का कोई फर्क नहीं रखती थी। मुझे सब लोग अच्छे लगते थे। अम्मा अब्बा बेशक किसी गरीब लड़के से भी मेरा रिश्ता तय कर देते तो भी मैं कोई एतराज ना करती। जिस दिन मेरी मंगनी थी, मुझे शहर की सबसे अच्छी ब्यूटिशियन तैयार करने के लिए आई। उसने मुझे बहुत ही अच्छा तैयार किया। पहली बार इतना ज्यादा तैयार हुई थी, इसलिए बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। हर एक ने मेरी तारीफ की। अम्मा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ, ये ना हो कि हमारे खुदगर्ज रिश्तेदारों की नजर तुम्हें लग जाए। पता नहीं अम्मा हमेशा रिश्तेदारों को लेकर इस तरह की बातें क्यों करती थी। बहरहाल मंगनी का फंक्शन शुरू हुआ। गाना बजाना वगैरह सब कुछ किया गया था। हर चीज का अच्छा इंतजाम था। हमारे यहाँ ये चीजें आम थी। खूब पैसा लगाया गया। मैं वैसे भी अपने घर की इकलौती बेटी थी, इसलिए हर चीज अब्बा बहुत ही शानदार करना चाहते थे। मेरे लिए महंगे से महंगे जोड़े बनवाए गए। हर चीज मेरी पसंद की थी। कुमार अपने घर वालों के साथ आया और उसने मुझे मंगनी की एक बहुत ही महंगी अंगूठी पहनाई। उस अंगूठी में हीरे जड़े हुए थे। मैं बार बार अपनी अंगूठी को देखती। मैंने अपनी बहुत सी दोस्तों को भी बुला रखा था। वो सब भी बार बार कहती कि तुम्हारा मंगेतर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हें तो बिल्कुल फिल्मों वाला हीरो मिला है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा देती। मंगनी के फंक्शन के बाद मैं अंदर आई और अपने कमरे के सामने बनी छोटी सी गैलरी में बैठकर चुपचाप बाहर का नजारा देखने लगी। आज चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी और बार बार अपने हाथ में पहनी इस अंगूठी को देखती और इसे अपनी उंगलियों से घुमा रही थी। दिल ही दिल में सोच रही थी कि मेरे आने वाला सफर कितना अच्छा होगा और मेरी आने वाली जिंदगी कितनी खुशगवार हो जाएगी। कुमार मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखेगा। यूं ही बैठी सपने बुन रही थी। उस वक्त मैं इस बात से नावाकिफ थी कि वहाँ पर कोई और भी मौजूद है जो गुस्सीली निगाहों से मुझे देख रहा है। मैं अपने लंबे घने बाल खोले कुर्सी पर बैठी थी। थोड़ी ही देर में सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में चली गई और वहीं बैठकर सो गई। वैसे भी मुझे नींद बहुत ज्यादा आती थी और जहाँ बैठती थी फौरन से सो जाती थी। अम्मा मेरी इस आदत की वजह से वैसे भी परेशान रहती थी। उनका कहना था कि अब इस आदत को छोड़ दो, अब तुम शादी होकर अपने ससुराल जाओगी तो क्या वहाँ पर भी यही सब करती रहोगी। आगे वाले लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि बहू के कुछ तौर तरीके होते हैं और उससे उन तरीकों और असूलों को मानकर ही चलना पड़ता है। वो हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती थी। मैं अम्मा से कहती कि जब मेरी शादी होगी तब देखेंगे। वैसे भी कुमार बहुत अच्छा है, वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। कुमार की तारीफ सुनकर तो अम्मा वैसे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी, क्योंकि अम्मा और अब्बा को वो बहुत ज्यादा पसंद था। उसने भी उन दोनों के दिल जीत लिए थे और साथ में मेरा भी। अभी मुझे सोए 1 घंटा ही गुजरा था कि अचानक से यूं लगा जैसे कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा हो। मैंने अपने आसपास देखा तो वहां कोई भी नहीं था। फिर मुझे ये एहसास क्यों हो रहा था? तभी मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सपने देखने लगी हूँ। हो सकता है कि कोई ख्वाब देख रही होंगी, लेकिन वो एहसास मुझे बहुत ही करीब से महसूस हुआ था। उठकर मैं अंदर आ गई और बेड पर आकर लेट गई। सुबह मेरी आंख अम्मा की आवाज से खुली, जो न जाने मुझे कब से उठा रही थी। अम्मा ने कहा कि तुमने अब तक अपना मंगनी का जोड़ा भी नहीं बदला, कैसी सुस्त किस्म की लड़की हो, ससुराल जाकर हमारी नाक कटवाओगी। कम से कम अपना जोड़ा ही तब्दील कर लेती। चलो उठो, जल्दी करो, मुंह हाथ धो लो और दूसरे कपड़े पहनकर नीचे आओ, नाश्ते का टाइम हो रहा है। अम्मा की बात सुनकर मैंने बमुश्किल आंखें खोली। अभी भी मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि मैं मजीद सोना चाहती थी।
मगर अम्मा की डांट फिटकार सुनकर मुझे उठना ही पड़ा। मैंने देखा कि अब तक मैं उन्हीं कपड़ों में मलबूस हूँ। मैंने अपने कपड़े भी नहीं तब्दील किए थे। अम्मा ने मुझसे कहा कि मंगनी की अंगूठी संभाल के रखना, कहीं इधर उधर ना गुमा देना। वैसे भी तुम बहुत ही लापरवाह हो। मुझे तो हर वक्त इस बात की परेशानी रहती है कि आगे जाकर कैसे जिंदगी जियोगी, क्योंकि तुम तो हर वक्त लापरवाही बरतती रहती हो। मैंने अम्मा से कहा कि आप क्यों मुझे हमेशा डांटती हैं। ठीक है, मैं जिम्मेदारी उठा लूंगी, अभी मुझे परेशान मत करें। ये कहकर मैं नाश्ता करने लगी। अब्बा ने भी अम्मा से कहा कि अब ये कुछ ही अरसे की मेहमान है, अब इसे परेशान मत करो। अगर मेरी बेटी को दोबारा तुमने डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा बोली, आप तो हमेशा इसकी साइड लेते हैं, आगे ससुराल में जाकर इससे मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसलिए समझाती हूँ। अब्बा कहने लगे कि कुछ नहीं होता, वो लोग अच्छे हैं, मैंने हर चीज देखभाल कर ही अपनी बेटी का रिश्ता तय किया है, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला है, इसलिए उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वैसे भी मैं इतना भारी जहेज किस लिए दे रहा हूँ, तुम देखना वो लोग हमारी बेटी को हथेली का छाला बना कर रखेंगे। अब्बा ने कहा तो मैं भी मुस्कुराकर अम्मा की तरफ देखने लगी। खैर, दिन यूं ही गुजर रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ मैं बहुत ही ज्यादा खुश होती जा रही थी। रोज कुमार से मेरी फोन पर बात होती, वो बहुत ही लगावट का इजहार करता। उन दिनों में उस मकान में जाना भी भूल चुकी थी और रोजाना मुझे यही एहसास होता कि कोई मुझे घूर घूर कर देख रहा है, लेकिन वो कौन है मुझे समझ नहीं आती थी। जब मैं सोती तो मुझे महसूस होता कि कोई मेरे बालों में उंगलियां चला रहा है। ये सब एहसास बहुत ही शिद्दत से हो रहे थे, इतनी ज्यादा शिद्दत से कि मैंने इस बात का अंदाजा लगाया कि ये सब ख्वाब नहीं है बल्कि हकीकत है, और ऐसा कोई हकीकत में कर रहा है। लेकिन कौन? ये चीज मुझे परेशान किए जा रही थी और मैंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी कि कुछ महीने बाद होने वाली मेरी शादी में किसी भी तरह की कोई रुकावट पैदा हो, इसलिए इस बात को मुसलसल नजरअंदाज करती जा रही थी। अपनी तरफ से तो मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन नहीं जानती थी कि आगे जाकर ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी बनने वाली है। थोड़े ही अरसे बाद अम्मा अब्बा ने मेरी शादी की तारीख भी पक्की कर दी। जो ही तारीख पक्की हुई तो मेरी शादी की तैयारियां भी शुरू हो गईं। अब्बा ने इरादा किया था कि बहुत ही बड़े पैमाने पर मेरी शादी की जाएगी और बहुत ही आला इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अपने खजानों के मुंह खोल दिए थे। मेरे भाई वगैरह सब मिलकर बहुत अच्छे इंतजामात करने में मसरूफ थे। हर चीज मेरी पसंद की खरीदी जा रही थी। अम्मा ने मुझसे कहा था कि अब तुम कोई कामकाज नहीं करोगी, अब तुम सिर्फ कुछ दिन की मेहमान हो। सब मुझसे इतना प्यार करते थे कि मुझे उन सबको छोड़ जाने का ख्याल ही रुला रहा था। दिल कर रहा था कि हमेशा अम्मा अब्बा के पास ही रहूं। वो सब मुझसे कितना प्यार करते थे। खानदान के बाकी लोग भी जिन्हें अम्मा पसंद नहीं करती थी, वो सब भी मुझसे बेहद ज्यादा मोहब्बत करते थे। कुछ लोग थे जो जलते थे, लेकिन बाकी सब तो प्यार करते थे। मैं सिर्फ प्यार और लाड में पली थी, इसलिए तवक्को कर रही थी कि आगे भी मुझे यही सब मिलेगा। जो जो शादी का दिन करीब आता जा रहा था, मेरी उदासी में मजीद इजाफा हो रहा था। हर कोई मेरे खूब लाड उठाता और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता। जब शादी का दिन आया तो मैं तैयार हुई। दुल्हन बनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सब लोग मेरी तारीफें कर रहे थे। तकरीबन पूरा शहर मेरी शादी में आया था। कुमार जब बारात लेकर आया तो वो बिल्कुल किसी शहजादे की तरह लग रहा था। एक तो उसके अंदर मौजूद गरूर उसे बहुत ही हसीन बनाता था। मुझे उसके गरूर से कभी कोई मसला नहीं होता था, बल्कि ये उसकी आदत थी। वो बहुत ही शानदार बारात लेकर आया था। दोनों तरफ से शानदार इंतजामात किए गए थे। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। हमें यहाँ से थोड़ी ही देर में मंडप की तरफ जाना था। पास वाले मंदिर में ही हमारी शादी थी। सब लोग तैयार होकर वहाँ चले गए। शादी के बाद सबको खाना वगैरह खिलाया गया। मैं घर के सहन में बैठी चुपचाप सबको देख रही थी। बार बार रोती भी, लेकिन फिर अम्मा मुझे समझाती कि रोना बंद करो, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अभी कुमार मेरी तरफ झुककर मेरी तारीफ करने लगा। मैं शर्म से सर झुका कर रह गई। थोड़ी देर बाद मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरा बाजू जोर से दबा रहा है। मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे पास कोई भी नहीं बैठा था। कुमार भी थोड़ी देर पहले ही अपने दोस्तों से मिलने यहाँ से उठकर चला गया था। मैं स्टेज पर अकेली बैठी थी। यहाँ पर कोई भी तो नहीं था, तो आखिर मेरा बाजू कौन दबा रहा था?
तभी मेरे कान में एक गुर्राहट नुमा आवाज गूंजी, तुम ये शादी मत करो वरना बर्बाद हो जाओगी। ये ठीक नहीं है, तुम्हें ये शादी नहीं करनी। मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकता। मैंने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। आखिर कौन है जो मुझसे ये सब कह रहा है। मैं बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो गई। मेरी अम्मा दूर खड़ी थी। उन्होंने जब मेरे चेहरे पर यूं खौफ के आसार देखे तो भागी भागी मेरे पास आईं और कहने लगी कि क्या हुआ है, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो, किसी ने कुछ कहा है। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा कि नहीं, शायद वैसे ही डर गई थी। फंक्शन अपने उरूज पर था, हर तरफ गहमा गहमी थी, लेकिन मैं अलग ही परेशानी में मुब्तला हो गई थी। न जाने कौन था जो मेरे कान में ये सब कह रहा था, और वो भी मेरे ससुराल के बारे में। अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी शादी हुई है और मुझसे ये सब कहा जा रहा था। मेरा परेशान होना तो बनता था। बाकी का सारा वक्त भी मैं बहुत ज्यादा परेशान रही थी। बहुत सी रस्में वगैरह होती रहीं, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही लगा था। रुखसती का वक्त आया तो भी मैं मुसलसल परेशान हो रही थी। कुछ देर पहले जो मैं रोई जा रही थी, अब मेरा दिमाग सिर्फ एक ही बात की तरफ लगा था, उस अनजानी आवाज और उसने जो कुछ मुझसे कहा था उसकी तरफ। अम्मा ने मुझे यूं उलझा देखा तो मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ है, कोई परेशानी है? देखो तुम्हारी रुखसती हो रही है और तुम बिल्कुल गायब दिमागी से काम ले रही हो। अभी तुम रो रही थी और अब बिल्कुल खामोश हो। कुछ हुआ है क्या, मुझे बताओ। मैंने अम्मा की बात सुनकर कहा कि नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। फिर मैंने अपनी रुखसती पर तवज्जो देना शुरू कर दी। मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, बस एक ही बात दिमाग से चिपकी हुई थी, कुछ तो गलत है। मुझे इस बात का रह रहकर ख्याल आ रहा था कि इस रिश्ते में कुछ तो गलत है। कोई मुझे यूं इस शादी से पीछे हटने को आखिर क्यों कहेगा। मुसलसल सोचे जा रही थी और यूं ही सोचों में डूबी मैं गाड़ी में बैठ गई। कुमार ने कई बार मुझे पुकारा और कहा कि क्या हुआ, तुम कहाँ खोई हो, यूं लगता है शादी में कुछ हुआ है। मैंने जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली। मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ गलत मतलब निकाले। मेरी सास मुझे अजीब नजरों से घूर रही थी। घर पहुंची तो हमारा जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। थोड़ी देर बाद ही रस्में वगैरह शुरू हो गई। मैं अब बिल्कुल थक चुकी थी। मेरी सास ने मुझे कमरे में भिजवा दिया। पूरी रात गुजर गई, लेकिन कुमार कमरे में नहीं आया। मैं इस बात का इंतजार करते करते वहीं सो गई। मुझे ये बात बहुत ही अजीब बात लग रही थी। वो जो मुझसे शादी करने के लिए इतना बेताब हो रहा था, अब न जाने कहाँ गायब था। सुबह के वक्त जाकर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो नशे में धूत बेड पर पड़ा हुआ था। न जाने रात को किस पहर आया था। मुझे बहुत ही बुरा लगा। कोई एक दिन की दुल्हन के साथ ऐसा भी करता है। बहरहाल मैं उठ गई और उठकर रात वाला लिबास तब्दील किया। अभी तक दुल्हन के कपड़ों में ही थी, क्योंकि मैं उसी के इंतजार करते करते सो गई थी। फिर मैं नीचे आ गई। थोड़ा हिचकिचा भी रही थी। मेरी सास ने मुझे देखा तो मुंह बनाने लगी। मैं हैरान हुई, वो जो शादी से पहले इतने अच्छे से पेश आती थी, अब मुंह क्यों बना रही है। मुझे देखकर कहने लगी कि तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके सीखने होंगे। इतनी देर से उठी हो, सुबह सवेरे उठती, घर के काम काज करती, पूजा पाठ करती, ये क्या तरीका है। चलो घर के काम काज करो, जाओ नाश्ता बना कर लाओ। मैं हैरान हुई। मुझे तो नाश्ता बनाना भी ठीक से नहीं आता था और मैं रात को ही शादी होकर आई थी। ऐसे भी कोई करता है क्या। बहरहाल सास के कहने पर मैं चुपचाप किचन में आ गई। नाश्ता तो बनाना ठीक से आता नहीं था, इसलिए जैसा तैसा नाश्ता बना मैं लेकर आ गई। सास ने जब नाश्ता देखा तो उठाकर सारा खाना फेंक दिया। कहने लगी कि इसे तुम नाश्ता कहती हो, जाओ दोबारा बनाओ। फिर 10 बार जब मैं बना कर लाई तब भी उनकी तसल्ली नहीं हुई। थोड़ी देर बाद कुमार भी नीचे आ गया। उसने पूछा, अम्मा क्या बात है, क्यों गुस्सा हो? तो सास कहने लगी, देखो तुम्हारी बीवी को घर के काम काज नहीं आते। जिस पर कुमार गुस्से से मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अम्मा को नाश्ता बना कर दो। मैं उसके इस बदले रवैये पर काफी ज्यादा हैरान हुई। शाम को जब अम्मा अब्बा मुझसे मिलने आए तो कुमार मुसलसल मुझे घूर रहा था, यानी वो नहीं चाहता था कि मैं उनके साथ जाऊं। इसलिए मैंने बहाना बना दिया, अम्मा अब्बा से ये कहकर कि आज हमने कहीं घूमने फिरने जाना है। वो दोनों हैरान तो हुए, लेकिन फिर वापस चले गए। उस दिन के बाद से ही मेरी बदनसीबी का दौर शुरू हो गया। कुमार और मेरी सास मिलकर मुझे खूब मारा करते। जब भी वो मुझे मारता था, यूं लगता था कि जैसे कोई मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपने घर वालों से ये सब छुपाया हुआ था, क्योंकि उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन तो उसने मुझे बिना किसी वजह के मारना शुरू कर दिया।
कुमार का ये रूप देखकर तो मैं घबरा गई। वो मुसलसल मुझे मारे जा रहा था और मैं जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। तभी यूं लगा जैसे किसी ने मुझे कांधों से थाम लिया है। आखिर कौन था? बार बार मुझे महसूस होता जैसे कोई है जो मेरी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मुझे कोई नजर नहीं आता था। जब कुमार मुझे मार मार कर थक गया तो कमरे से बाहर निकल गया और किसी अनजाने वजूद ने मुझे उठाकर बेड पर लिटाया और मेरी मरहम पट्टी करना शुरू कर दी। मैं सबसे वाकिफ नहीं थी कि ये कौन है, लेकिन इतना जानती थी कि कोई मुसलसल मेरी मदद किए जा रहा है। अम्मा अब्बा को ये सब बताना मेरे बस की बात नहीं थी। वो हद से ज्यादा परेशान हो जाती, इसलिए मैंने वहां जाना ही छोड़ दिया था। जब भी अम्मा फोन करके मुझसे कहती कि हमारे घर आओ मिलने के लिए या हम तुमसे मिलने आ जाती हैं, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती। कभी कहती कि मैं घर पर नहीं हूँ, कभी क्या तो कभी क्या, और उनके सामने कुमार की बहुत तारीफें किया करती ताकि उन्हें तसल्ली रहे कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हालांकि मैं एक जहन्नुम में जी रही थी। मेरे सास ससुर भी बहुत जालिम थे, हर कोई मुझ पर खूब जुल्म ढाता। एक दिन कुमार ने मुझसे कहा कि जा अपने माँ बाप से बहुत सारा पैसा लेकर आ, जब तक पैसा नहीं लाएगी मैं तुझे घर पर नहीं आने दूंगा। ये सुनकर तो मैं सही मानों में परेशान हुई। अब तक तो बात सिर्फ मुझ तक थी, यानी वो मुझे मारता पीटता था, लेकिन अब वो मेरे माँ बाप से पैसे मांगने की बात कर रहा था। लेकिन वो मुझे मुसलसल धमकियां दे रहा था, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी जाकर अम्मा अब्बा से ये बात करनी पड़ी। मैंने सर झुकाए झुकाए जब अम्मा अब्बा से ये कहा तो वो दोनों चौंक गई। अम्मा ने मेरे चेहरे की तरफ निगाह की और कहा कि तेरे चेहरे पर क्या है। हालांकि मैंने मेकअप से बहुत कोशिश की थी कि निशानात छुपा लूं, लेकिन फिर भी वो नजर आ गए थे। अब वो दोनों बहुत परेशान हो गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ है, हमें सब कुछ बताओ। मैंने रोते रोते अम्मा अब्बा को सब बता दिया कि कुमार मुझ पर कितने दिन से जुल्म ढाया जा रहा है और उसके माँ बाप भी यही कर रहे हैं। ये सुनकर अब्बा बहुत गुस्से में आ गए और मेरे भाई भी। सब ने कहा कि उन्होंने हमारी इकलौती बेटी और हमारी इकलौती बहन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब हम इन्हें माफ नहीं करेंगे, इस बात का बदला इनसे लेकर रहेंगे। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की क्योंकि बात बढ़ जाती, लेकिन अब्बा और भाई नहीं रुके, सीधा कुमार के घर गए। वहां जाकर क्या बातचीत हुई मैं नहीं जानती थी। चुपचाप अपने कमरे में बैठी रो रही थी और कर भी क्या सकती थी। यूं लगा जैसे दोबारा से कोई मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है। मैं फिर से चौंक गई कि अब ये कौन है जो बार बार मुझे तसल्ली देने की कोशिश करता है। काफी देर गुजर गई, अब्बा और भाई लोग वापस नहीं आए। मैंने अम्मा से कहा कि उन्हें फोन करके पूछे क्या बात है, न जाने वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे होंगे। अम्मा कहने लगी तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बाप और भाई कोई आम इंसान नहीं है, वो जानते हैं कि उन्हें कब क्या करना है, इसलिए खामोश रहो। मेरी फूल जैसी नाजुक बेटी पर वो लोग इतना जुल्म करते रहे और तुमने हमें बताया भी नहीं। मैंने अम्मा से कहा कि मैं क्या करती, आप लोगों को परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। अम्मा ने मुझे दवाई वगैरह खिलाकर सुला दिया। ये बात हमारी पूरी खोली में मौजूद हमारे रिश्तेदारों तक भी पहुंच चुकी थी। सब तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, कुछ कह रहे थे कि हम तो पहले ही कहते थे इस रिश्ते में कुछ ठीक नहीं है, वो लड़का भी ठीक नहीं लगता था। बार बार मुझे रह रहकर एक ही बात याद आती, शादी वाले दिन किस तरह किसी ने मेरा बाजू दबोचकर मुझसे कहा था कि ये शादी मत करो। न जाने वो कौन था, लेकिन उसने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। ये शादी मेरे लिए अच्छी साबित नहीं हुई थी। काफी देर गुजर गई। जब मैं दोबारा उठी तो अम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारे अब्बा और भाई आ गए हैं, वो लोग तुम्हें रखने को तैयार नहीं है। कुमार का कहना है कि उन्हें हमारी तमाम दौलत चाहिए। दरअसल तुम्हारे अब्बा ने इस पर भरोसा करके अपने बिजनेस के बहुत से मामलात भी उसे बता दिए थे और अब वो उनका गलत इस्तेमाल करना चाहता है। न जाने अब क्या होगा। मैं मजीद परेशान हो गई। यूं लगा जैसे ये सब मेरी वजह से हो रहा हो। शाम को कुमार ने मुझे कॉल की और कहा कि अगर तुम्हारे माँ बाप दोबारा इस मामले में पड़े तो मैं तुम सबको बहुत नुकसान पहुंचाऊंगा। ये धमकी सुनकर मैं परेशान हो गई। अब्बा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कल का आया लड़का यूं उन्हें नीचा दिखाएगा। सब में हमारी बदनामी हो रही थी। सबसे पहले तो लोग कह रहे थे कि अगर इसकी शादी खत्म हो गई तो जिंदगी भर दोबारा इसकी शादी नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमारे साथ में यही होता था। एक बार शादी खत्म हो जाए तो दोबारा शादी नहीं की जाती थी। वैसे भी मुझे किसी शादी की तमन्ना नहीं रही थी, इस रिश्ते को भुगत रही थी, वही मेरे लिए काफी था।
यूं लगता था जैसे कोई गुनाह किया गया हो जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है, लेकिन मैंने तो आज तक किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचाई थी। वक्त गुजरता गया और मैं बिल्कुल ही अपने कमरे में बंद होकर रह गई। अम्मा अब्बा ने मुझे वापस जाने की इजाज़त नहीं दी थी और कहा था कि उस दरिंदे के पास हम तुम्हें वापस नहीं भेज सकते। आए रोज़ वो अब्बा को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहा होता था। कभी उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाता तो कभी किसी चीज़ को। बहरहाल वक्त गुजरता गया और ये मामला हर गुजरते दिन के साथ खराब होता जा रहा था। एक दिन मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक ऐसा हादसा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन भाई और अम्मा किसी काम से राजस्थान गए थे। वो अम्मा का मैका था। जब काफी दिन तक उनसे राब्ता नहीं हो पाया तो अब्बा ने किसी को भिजवा कर पता किया कि वो लोग वहां पहुंचे हैं कि नहीं। तो पता चला कि रास्ते में ही उन सब की एक हादसे में मौत हो गई है। ये सुनकर हमारी रूह लरस गई। इतना बड़ा हादसा हो गया था, मैं तो बिल्कुल ही खत्म होकर रह गई थी। खुद को जिंदा लाश समझने लगी थी और ना कुछ खाती पीती थी, ना ही किसी से बातचीत करती थी। आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये सब कुमार ने करवाया था। अब्बा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से कुमार को पकड़वा ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और एक दिन उसने ये खोली भी खरीद ली। अब्बा के पास यही खोली बाकी बची थी। जब उसने ये खरीदी तो मानो सब कुछ ही खत्म हो गया। अब्बा को इतने बड़े नुकसान पर हार्ट अटैक आ गया और यूं अब्बा भी मेरा साथ छोड़कर मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ गए। अब मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी मदद करता। मेरे रिश्तेदार भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से चले गए। उनका कहना था कि उस लड़के की दुश्मनी तुम्हारे अब्बा के साथ है, लेकिन उसकी वजह से हमें नुकसान पहुंच सकता है, जो कि हमें हरगिज मंजूर नहीं। जब सब चले गए तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। कुमार ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। उसके ही लोग यहाँ पर रहते थे जो हर वक्त मुझे परेशान करते। वो मंदिर जहाँ हम सब मिलकर अक्सर जाया करते थे अब बिल्कुल ही सुनसान पड़ा था। अहमदाबाद के तमाम लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करने लग गए थे। सबकी जुबानों पर हमारे खानदान के किस्से आम हो गए। कोई मुझे मनहूस कहता तो कोई मुझे बेचारी। गर्ज जितनी जुबानें उतनी बातें आम थी। अब मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं रही थी। मैं सिर्फ एक कमरे की खोली में रहने लग गई थी। एक यही मुझे मिली थी रहने की जगह। मैं जी भर कर कुमार को बद्दुआएं देती थी, लेकिन बाज दफा कुछ लोगों का बद्दुआओं से भी कुछ नहीं बिगड़ता। वो तो इससे भी बुरे अंजाम के मुस्तहिक होते हैं। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे मेरी निगाह उस खाली मकान पर गई। कितने साल गुजर गए थे, मैं उस मकान में नहीं गई थी। मुझे उस मकान को देखकर अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब मैं टूटी गुड़िया लेकर वहां बैठी रो रही थी और किसी ने मेरी मदद की थी। शायद आज भी अगर मैं वहां जाकर अपने गमों पर रोऊं तो मेरा दिल हल्का हो सकता है। यही सोचकर मैं उस खाली मकान में दाखिल हो गई। आज भी वहां रोशनी ही रोशनी थी। मैं एक कोने में बैठकर रोने लगी। काफी देर गुजर गई, तभी अचानक से मुझे मेरे कानों के पास एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज सुनाई थी। कोई मेरे कान में कह रहा था कि तुम्हारे आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, तुम रोया मत करो, अपनी इन खूबसूरत आंखों पर जुल्म मत ढाओ। ये कहकर किसी ने अपने लब मेरे आंसुओं पर रख दिए और अपने लबों पर मेरे आंसू चुन लिए। मैंने झटके से आंखें खोलकर देखा तो मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा नौजवान बैठा था। उसे मैंने आज से पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा था। मैं झटके से खड़ी हो गई और उससे कहा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसने मुझे कहा बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं दरअसल एक जिन्नज़ादा हूँ और तुम जो मुझे बचपन से ही जानती हो। जब तुम टूटी गुड़िया लेकर यहाँ बैठी रो रही थी, याद है तुम्हें किसी ने एक गुड़िया दी थी। मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने मुझे बताया कि वो बच्चा मैं ही था। इतने अरसे से तुम्हें देख रहा हूँ और अक्सर तुम्हारे पास आता हूँ। बहुत बार तुमने मुझे महसूस किया होगा। तुम्हें शादी करने से भी रोका था। मैं जानता था कि वो अच्छा लड़का नहीं है और अब भी वो तुम्हें परेशान करता है और तुम उससे डर कर ही यहाँ पर आई हो। देखो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम उससे बदला लेना चाहती हो ना? मैं तुम्हारा बदला लूंगा। फिर धीरे धीरे उसने मुझे सब कुछ बताया। मुझे एहसास हुआ कि बहुत बार मैंने उससे महसूस किया था, यानी हमेशा वही मेरी मदद करता था और वही मेरे आसपास रहता था। मैंने हमदर्दी से उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम वाहिद हो जो मेरे दोस्त हो, वरना सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। तुम मेरा बदला लो, मेरे माँ बाप और मेरे भाइयों का बदला, तभी मुझे सुकून मिलेगा।
मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सर हिला दिया और फिर कुछ दिन बाद मुझे खबर मिली कि कुमार अपने घर वालों समेत बहुत ही बुरी तरह से एक हादसे में जख्मी हो गया है और वो सब के सब बिस्तर पर आ गए हैं। उनकी हालत भिखारियों से भी बुरी हो चुकी थी। उनका तमाम बिजनेस भी खत्म हो गया है। अब लोग उनके ऊपर सिर्फ थूकते हैं, कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया था। मैं जानती थी ये सब उस जिनसादी ने किया है, इसलिए उस खाली मकान में आकर बैठ गई ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। और फिर थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आकर बैठा और कहने लगा कि क्या तुम अब खुश हो? मैंने उससे कहा हाँ, मैं अब पूरे दिल से खुश हूँ और हद से ज्यादा खुश हूँ। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे रिश्ते, मेरे माँ बाप, सब कुछ। वो इसी चीज का मुस्तहिक था। और फिर उस दिन के बाद से मुझे कोई मलाल नहीं रहा। मैं अक्सर ही उस मकान में उस जिनसादे से मिलने के लिए आती रहती हूँ। मेरे और उसके बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो चुकी है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।